हाँ यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ध्यान दीजिए। हम लोग बोलते हैं जो आउटर मोस्ट बैंड होती है वो वैलेंस बैंड होती है। और एक्चुअली जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस से थोड़े बहुत तो बंधे ही होते हैं, वो पूरी तरह फ्री नहीं होते। जो नेक्स्ट आउटर मोस्ट बैंड होती है वो कंडक्शन बैंड होती है। और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली वो पूरी तरह फ्री होते हैं। अगर एक बार इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया ना, देन इट विल टेक इजीली पार्ट इन कंडक्शन। आप थोड़ी सी भी फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बह जाएगा। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी लेवल, कुछ तो भी ऐसा नाम, नए नए नाम देंगे। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप तक करते हैं, उनमें एनर्जी गैप जीरो होता है। इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप 3 eV से ज्यादा होता है और सेमी कंडक्टर्स में ये गैप 3 eV से कम होता है। सिलिकॉन में 1.1 eV होता है और जर्मेनियम में ये 0.7 eV होता है। जो बाद में बैरियर पोटेंशियल पढ़ते हैं, सिलिकॉन में 0.7 और जर्मेनियम में 0.2। तो ध्यान रखना, एनर्जी गैप पूछा है कि बैरियर पोटेंशियल पूछा। एनर्जी गैप एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, पर डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है बैरियर पोटेंशियल वो पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी। तो सिलिकॉन डायोड है तो 0.7, जर्मेनियम डायोड है तो 0.2, जर्मेनियम मटेरियल मटेरियल है तो 0.7 और सिलिकॉन मटेरियल है तो 1.1। इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई। मेटल में चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं। जो आयनाइज्ड गैस होती है उसमें भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन चार्ज कैरियर होते हैं। सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही हम जो वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं वैलेंस बैंड में से निकल जाए तो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ जाता है, उस वैकेंसी को होल कहते हैं। होल इज एक्चुअली नॉट अ पार्टिकल, इट हैज नो चार्ज एंड नो मास, तो इट बिहेव्स एज इफ इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। होल का मास जीरो है, इट्स अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड में होल्स जो है ना हॉप कर करके चलते हैं, थोड़ा चले फिर चल गए, फिर चले फिर रुक गए। होल्स की जो मोबिलिटी है वैलेंस बैंड में वो कम है। इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है कंडक्शन बैंड में वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें कंडक्शन होल्स के कारण होता है उनकी मोबिलिटी कम होती है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्शन होता है और उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। और एन टाइप कंडक्टर इज अ बेटर सेमीकंडक्टर। टोटल करंट सेमीकंडक्टर में होता है आई ई प्लस आई एच। टोटल करंट होता है टोटल करंट प्लस और सिग्मा एन ऑफ कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एनीमी। जे का फॉर्मूला होता है सिग्मा ई, अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा न्यू। तो जो एक्सट्रिंसिक वाला होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें हम इम्प्योरिटी मिलाए जाने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं और जिस सब्सटेंस को मिलाते हैं इम्प्योरिटी वो डोपेंट कहलाता है। एन टाइप मटेरियल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। पी टाइप में ट्राइवेलेंट, पी टाइप में पेंटा नहीं होती, तो पी टाइप में ट्राइवेलेंट। पी टाइप में पेंटा नहीं होती इसलिए पी टाइप में ट्राई, बी में पी नहीं होती, पी में एन होती। तो एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, 4 बॉन्ड बनाने के काम होते हैं। पर इम्प्योरिटी एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री। एन टाइप जो है, जो इम्प्योरिटी है ना उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, उसको डोनर टाइप इम्प्योरिटी कहते हैं। और डोनर का हाथ दोनों कहाँ रहेगा, तो हमेशा ऊपर रहेंगे। तो जो इम्प्योरिटी का फर्मी लेवल है वो यहाँ है और ये गैप बहुत ही कम है, 0.01। ये नीट में तो नहीं आएगा शायद, हालांकि ट्वेल्थ बोर्ड में आ गया था लास्ट ईयर। ठीक है। तो ये जो पी टाइप होता है ना, पी टाइप में उसे फर्मी लेवल होता है इम्प्योरिटी का, वो यहाँ होता है। पी टाइप होता है एक्सेप्टर, भिखारी। भिखारी तो यही रहेगा आजकल, तो जिंदगी में कभी बढ़ थोड़ी पाए। ये डोनर आदमी यहाँ है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि फर्मी लेवल कहाँ है, पेपर में आने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि किसमें फर्मी लेवल कहाँ होता है।
कोई मेरा इस लेवल कहाँ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो एन टाइप में डोपिंग से इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, पर टेम्परेचर के कारण होल और इलेक्ट्रॉन दोनों पैदा होते हैं। तो एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, खूब सारे पॉजिटिव आयन भी होते हैं, और बहुत थोड़े से होल्स होते हैं। मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव वाले चार्ज कैरियर, इसलिए इसका नाम एन टाइप मटेरियल है। ऑन द होल एन टाइप मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एन टाइप मटेरियल अपने आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जैसा कि हम बोलते थे करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो अपने आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा नहीं करता। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नकुल महाराज से, कि जो ईएम वेव में ई और बी होती है, ईएम वेव में ई फील्ड होती है, वो किस वेलोसिटी पे चलती है? ई वेव, ईएम वेव में जो ई वेव होती है उसकी वेलोसिटी बता। हाँ, सी रे। जब पूरी ईएम वेव ई और बी से मिलके, मतलब देखो घुमा के पूछ लिया ना सवाल, और थोड़ा सा आपने टाइम लिया। आप अच्छे अंपायर हैं। एक तो आप घबरा नहीं गए, ये सवाल बदल दिया मैंने एकदम से। और सवाल जैसे ही लगता है ना कि बदल गया, हम एकदम से सहम जाते हैं। नहीं भी बदलता तो भी कौन सा बनने वाला था, कोई ना कोई तो सिली कर ही देते। ऐसे समझाओ ना अपने आप। घबराना छोड़ दोगे तो फिर भी कुछ दिखेगा। जैसे ही नया सवाल आया जो आपने नहीं पढ़ाया है, तो आपका दिमाग पूरा पास्ट पे चला जाता है कि साले ने ज्ञान ही देता रह गया बस। ज्ञान दो टीचर। ज्ञान ही देता रह गया। पास्ट पे जाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं। यार ये क्या पूछ लिया साले ने, हर सवाल में ऐसे ही निकलता है। कुछ वो आया ही है तो कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होगा, ये ऐसा कोई सवाल दे नहीं सकते जो हमसे ना बने। क्योंकि जब इसकी सोल्यूशन सुनते हैं तो हम तो हमेशा ठंडे पड़ जाते हैं। पहले तो बहुत बातें करते हैं कि बहुत लेंदी पेपर है, बहुत खराब पेपर है, ये वो। और डिस्कशन के बाद कोई पेपर आज तक कभी टफ लगा है? तो पेपर जब में अगर ये कोई बात आई है तो जरूर आपसे बनने लायक है। आप जरा ऑप्शन पे जाओ तो, और एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करो तो। जब पूरी वेव ही सी से चल रही है, तो जिनसे मिलके ये वेव बनी है ई और बी, जरूर वो भी तो सी से चल रहे होंगे। बट पहले डर आ जाता है, थॉट्स बाद में आते हैं, पहले डर आता है। जिंदगी भर यही होगा आपके साथ, पहले डर आएगा। और डिसाइड कर लोगे कि बॉस करना ही है तो फिर हो भी जाए। सारा खेल मेंटल डिसीजन का है। तो ये तो अपना चेहरा देख रहे हैं, मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा। भाई एन टाइप मटेरियल पे टोटल ऑन द होल चार्ज होता है पॉजिटिव। नहीं सॉरी, हाँ, न्यूट्रल होता है। उसके अंदर के आयंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऐसे पी टाइप मटेरियल की अगर बात करें तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, बोरोन इंडियम गैलियम टाइप की। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ोसी से छीन लेता है। तो एक्सेप्ट, इम्प्योरिटीज एक्सेप्टर टाइप। और इसके अंदर इसके खूब सारे होते हैं नेगेटिव आयंस। पी टाइप के अंदर भरे होते हैं नेगेटिव आयंस। पी टाइप के अंदर भरे होते हैं नेगेटिव आयंस। और एन टाइप के अंदर भरे होते हैं पॉजिटिव आयंस। और इसके जैसे ही अगर 0 केल्विन पे पी टाइप में क्या नहीं होगा, 0 केल्विन पे पी टाइप में क्या नहीं होगा, तो जो डोपिंग से आया, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे शायद। जो टेम्परेचर से आया है वो नहीं होगा, जो डोपिंग से आया है वो तो होगा, है ना? कंडक्टिविटी पी टाइप या एन टाइप, बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। डी टाइप में या एन टाइप में, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं। तो एन इंटू एन एच पहले डोपिंग के, इसको एन इंटू एन एच बाद में। और पहले तो एन और एन एच दोनों एन आई के बराबर इंट्रिंसिक, जब डोपिंग नहीं थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यही। और तो पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। या
कंडक्टिविटी चाहिए तो तुम गोल सी कंडक्टिविटी को नेग्लेक्ट कर देना और खाली एनी म्यू ले ले। उसका कार्बन इंसुलेटर क्यों है? कार्बन भी फोर्थ, यही 14 ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन में कितने ऑर्बिट्स हैं? दो। तो इसके न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो ज्यादा टाइटली बाउंड है। तो 2012 के सीबीएसई नेक्स्ट का आया था। पीएन जंक्शन डायोड तो आपको पता ही है, जैसे ही ये जंक्शन बनता है पी टाइप में, और बाहर से तो दिख रहे हैं खूब सारे होल्स, और अंदर इसका गिरेबान झांक के देखोगे तो अंदर सबसे आदमी बहुत प्रिमिटिव। इसका नाम है पी। कौन सी? प्रियंका चोपड़ा अग्रवाल। इसका नाम है पी। इसका नाम है पी, पर अंदर से बड़ा नेगेटिव आदमी है। इसका नाम है, और अंदर से बड़ा पॉजिटिव आदमी है। पी के अंदर खूब सारे नेगेटिव आयंस भरे हैं, और एन के अंदर खूब सारे पॉजिटिव आयंस भरे हैं। जैसे जंक्शन बनता है, डिफ्यूजन हो जाता है, यहाँ से होल जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस कॉन्सेंट्रेशन, देयर इज अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ऐसा कुछ कुछ बोल देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड आएगा तो शुरू में जो करंट रहता है वो डिफ्यूजन करंट रहता है, या फॉरवर्ड बायसिंग जब पूरी हो जाए तो डिफ्यूजन करंट। और जैसे ही डिफ्यूजन शुरू होता है तो यहाँ पे दिस लेयर इज डिप्लीटेड ऑफ इट्स चार्ज कैरियर्स। इसमें ना तो होल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें सिर्फ फिक्स्ड आयंस होते हैं। और जो नए होल और इलेक्ट्रॉन पैदा होते जाते हैं टेम्परेचर के कारण, वो भी तुरंत यहाँ एक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है। फील्ड के फोर्स के कारण जो करंट बहता है उसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो फॉरवर्ड बस ये ड्रिफ्ट करंट बाद में बहने लगता है। ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है, और इसलिए ड्रिफ्ट करंट की संख्या काफी, वैल्यू काफी कम होती है। यहाँ जो पोटेंशियल एन साइड इज मोर पॉजिटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एन साइड जो है मोर पॉजिटिव है। अनिल में ये देखो, बस मेरा नाम दिल है। ये जो एन साइड है ना, बड़ा पॉजिटिव आदमी है। ये हायर पोटेंशियल पे है। एन साइड हायर पोटेंशियल पे है, ये आप ध्यान रखिए। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, ई इंटू डी वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। इसमें भी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग संभावना है। वो बोल देगा बैरियर पोटेंशियल इतनी है, और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इतनी है, माइक्रोमीटर में होती है ना। पूरा का पूरा पीएन जंक्शन ही मिलीमीटर में होता है, तो डिप्लीशन लेयर माइक्रोमीटर में होती है। वो बैरियर पोटेंशियल दे देगा और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस दे देगा, कहेगा अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी निकालो। देने तो उसके वो न्यूमेरिकल ही है, कोशिश करके न्यूमेरिकल देगा। प्रेजेंटेशन जैसा कर देगा जैसे सेमी कंडक्टर का न्यूमेरिकल आ गया। चैप्टर होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल, दिखने में लगेगा सेमी कंडक्टर का न्यूमेरिकल। बस। तो जो ड्रिफ्ट होता है, जो डिफ्यूजन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के कारण होता है, और ड्रिफ्ट जो होता है वो फील्ड के कारण होता है। और इक्विलिब्रियम में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी जब हमने डायोड की बायसिंग नहीं की हुई है, डायोड को बस यहाँ जमीन पर अलग से रखा हुआ है, सर्किट में नहीं है, तो भी अंदर नेट करंट है। नेट करंट जीरो है, और डिफ्यूजन भी है और ड्रिफ्ट भी। नेट जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है पेपर में आने की संभावना है। तो पूछेगा कि डायोड को बैटरी से नहीं जोड़ा है, अब इसमें करंट जीरो है या नेट करंट जीरो है? नेट करंट जीरो। फिर वही डिप्लीशन लेयर की बात आ गई। यहाँ हाई हाई पोटेंशियल पे है। बैरियर पोटेंशियल को बैरियर हाइट भी कहते हैं। सिलिकॉन डायोड के लिए ये 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट। और पोटेंशियल कर्व फॉर अनबायस्ड पीएन जंक्शन। हाँ, ये मेरे ये पोटेंशियल वाले, ये जो ग्राफ्स है बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में देखते हैं यहाँ यहाँ पे उल्टा सर यहाँ है और यहाँ पे है। क्योंकि हमने पढ़ाया है इसे, तो हमेशा पी इधर बनाया एन इधर बनाया। बस वो इतना सा चेंज कर देगा और इतने में हम हिल जाए। तो उसकी एन साइड हाई पोटेंशियल पे होती है ना, ये साइड ऐसा ग्राफ बन जाएगा। पी साइड लोअर पोटेंशियल पे होती है, एन साइड हायर पोटेंशियल पे होती है। अनबायस में ऐसा ग्राफ बनता है। अनबायस में ऐसा ग्राफ बनता है। डायोड का सिंबल जो है वो ऐसा है कि करंट इधर जा रहा होगा एरो के डायरेक्शन में, तो जाएगा इधर से, तो पूरे सर्किट में ही कोई करंट नहीं हो। ये डायोड का सिंबल है। और वो जो सिंबल भी ऐसा ही होता है।
बस ये डंडा नहीं होता, नॉट गेट का सिंबल ये नॉट गेट का कि नॉर गेट का, ये नॉट ही है। Right. तो बायसिंग किसे कहते हैं? बाहर से डीसी वोल्टेज का लगाए जाने को बायसिंग कहते हैं। बेसिकली तो डायोड डीसी पे काम करता है, और वो भी 2 4 5 वोल्ट तक का, 220 वोल्ट का वोल्टेज नहीं लगाते डायोड में। पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइस ही उड़ जाएगी। फॉरवर्ड बायस में तो ई को ई से जोड़ते हैं और ई से जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये यहाँ के जो ये इधर पुश करेगा, और ये एन इधर के इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा। दोनों तरफ से जो 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 चार्ज कैरियर्स हैं वो इसको ढकते हैं वापस। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, और इसके अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। और यहाँ जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, ये अनबायस्ड। फॉरवर्ड बायस तुम जितना ज्यादा लगा दोगे ये भी, फॉरवर्ड बायस तुम जितना ज्यादा लगा दोगे, सपोज तुमने 0.7 में से 0.3 फॉरवर्ड बायस लगाया, 0.4 बचा, और 0.7 में से 0.6 फॉरवर्ड बायस लगाए, ये नेट तो 0.1 ही बचा था। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं आया है, और एनसीईआरटी में दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पके पकाए कुछ 7 8 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे ना तुम्हें, पके पकाए एकदम, तो समझ लेना पेपर ठीक जा रहा है। ये मत कहना कि 7 8 में ही क्या होगा मेरा। खींच खांच के जैसे तैसे 24 25 तक ले जाओ। 100 के ऊपर फाइनली ट्रस्ट नहीं आने वाला। फाइनल टेक या तो क्लियर कट 90 या मिनट, या 91 92 मिनट तो तुम्हारे पास पेपर। और घबराहट ना, 90 मिनट चाहिए और घबराहट नहीं चाहिए, तो तुम फिजिक्स में कुछ कर पाओ। ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के रिविजन ज्यादा करिए जो कम से कम श्योर शॉट बन जाए। कब के चक्कर में मेरी मत रहिए, पूरा नहीं हो पाएगा। आपको जो पढ़ना हो, अगर आपको लगता है कि मेरी क्लास यूजफुल है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसी स्पीड पे या इससे भी तेज रिविजन करवा दूँ। अगर ये लग रहा है आपको फायदेमंद है तो आप इससे और पढ़िए मुझसे, और खुद मत पढ़िए। ये जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ लें, जाके मुझसे सुनिए और फिर जाके पढ़िए। और उसमें भी केवल काम काम की बातें रिवाइज करिए जो श्योर शॉट बन ही जाएंगे। ऑलराइट। आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। तो कोई सवाल देते हैं। और अगर सिलिकॉन डायोड है, भाई वो ये नहीं बोलेगा कि बोल दिया, बस उसने इतना कह दिया सिलिकॉन डायोड है मतलब आइडियल नहीं। अगर बोल दिया जर्मेनियम डायोड है तो मतलब आइडियल नहीं है। जर्मेनियम का जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पे क्या वोल्टेज गिरे। और आइडियल डायोड हो तो इस पे कोई वोल्टेज नहीं गिरता, वरना इस पे 0.7 गिरता है। डिप्लीशन लेयर को ओवरकम करना पड़ेगा ना, तब करंट बहेगा ना। तभी तो ये वोल्टेज गिरता जा रहा था ना, जैसे जैसे अप्लाइड होते जा रहे थे ये 0 हो जाएगा तभी तो, तब कंडक्शन होगा। बस। अब देखो, तो ऐसे और इसे जोड़ते, और ऐसे में ये उल्टा आ जाते हैं। तो जब इनसे जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे, तो डिप्लीशन लेयर की वेट बढ़ जाएगी, हनुमान जी की छाती पड़ रही है। ये आराम से रिवर्स बायस पेपर, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है। ये वोल्टेज ऐसा हो गया बायस है तो, रिवर्स बायस में 0.7 तो वैसे ही था, तुमने अगर 0.2 और लगा दिया तो टोटल मिला के 0.9 हो जाए, तो वेट बढ़ा रहा है ना। ये जो ग्राफ मैंने दो बनाए ना, रिवर्स से फॉरवर्ड में पक्का आएंगे 100% गारंटी के साथ, नहीं आए तो मत। ये खाना अलग से OMR के पीछे के साथ, ये मजा आता है, ये भी देख लो।
फिर बात आ रही फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट का ऐसा बनता है, ये फॉरवर्ड करंट, और यहाँ पे वोल्टेज के बढ़ने से करंट होता है। और रिवर्स बायस करंट जो है वो ऐसा बनता है, जहाँ पर ये वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज है और ये रिवर्स करंट है। ये चीज़ अच्छे से याद नहीं रहते, शायद ये भी फिर से गलती बना दिया। यहाँ वोल्टेज होना चाहिए और यहाँ करंट होना चाहिए, तभी तो ये करंट बढ़ रहा है। और ये माइक्रो एम्पियर में होता है, और ये भी होता है, ये माइनॉरिटी के कारण होता है, ये मेजॉरिटी के कारण होता है। और हमने एक सवाल दिया था किसी टेस्ट में, जहाँ एक्सेस पलट दिए थे इसको। सवाल तो यही पूछेंगे, वो मार्क्स देंगे आपको। आपको ये नहीं बोलना है कि मिली एम्पियर में होता है। जहां मिली एम्पियर में दिख रहा है वहीं फॉरवर्ड बायस होगा। एक्सेस एक्सेस थोड़े बहुत वो पलट देंगे। और सवाल भी आपको, -5 वोल्ट है, आप कहता बताओ ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। बीपी माइनस ए एन निकालना है। बीपी एन पॉजिटिव अगर आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो बीपी तो -5 है और ये 0 है, तो ये रिवर्स बायस है। बीपीएन अगर कैलकुलेशन से पॉजिटिव आ जाए तो फॉरवर्ड बायस है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है। फिर रिवर्स में ब्रेकडाउन की बात करते हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन की इधर बात हम यहाँ की कर रहे थे कि अगर तुमने रिवर्स वोल्टेज फालतू में बढ़ाते चले, अगर तुम रिवर्स वोल्टेज फालतू में बढ़ाते चले गए तो शुरू में ऐसा होगा कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगा, और फिर थोड़ी देर में सेचुरेशन आ जाएगा, क्योंकि जितने मैग्नेटिक एलिमेंट पर सेकंड पैदा हो रहे हैं उतना ही मैग्नेटिक एलिमेंट पर सेकंड पहुंच भी रहे हैं। ये बात जरूर, एक वोल्टेज जब जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर या तो अवेलेंच होगा या जीनर होगा। अवेलेंच का मतलब क्यूमुलेटिव एक्शन। एक एक पत्थर पहाड़ पे हमने हिलाया, उससे 10 पत्थर गिरे। इधर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि उसने 10 एटमों के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। और अब हर ये इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉनों से एटमों को बाहर तोड़ सकता है ना। तो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, 10 से 1000 इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, 1000 से 50,000 इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। बस इससे ब्रेकडाउन हो जाएगा। या ई का फॉर्मूला है V/D, अगर इंटेंसिटी 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो जाए, जो एयर की ब्रेकडाउन इंटेंसिटी होती है, तो फिर तो इंसुलेटर कंडक्टर बन ही गया, और कंडक्टर बन गया तो करंट बहेगा। फिर वोल्टेज के बिना बढ़ाए करंट बनेगा, उसको रिवर्स ब्रेकडाउन कहते हैं। एक फील्ड एमिशन होता है। फील्ड एमिशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई कि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का ब्रेकडाउन हो गया। और फिर ये सब बातें आती हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो डिप्लीशन लेयर की वेट पे क्या फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सेमीकंडक्टर में तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता था। रो मत, मेरा नीट आने वाला है। मम्मी मत रो, मेरा ही नीट है, तेरा नहीं है। हाँ, रो, मैं नीट देने तो जा ही रहा हूँ। जाओगे कि उससे फैल जाओगे, कि नहीं जाना उल्टी करोगे। हर साल एक ना एक गर्ल स्टूडेंट तो ऐसी होती है जिसको बाद में पता लगता है, उठा के कार में डाला, दहशत हो जाती है। ऐसे तो नहीं हो ना सारा। चल के जाएंगे, गाली देते हुए जाएंगे। भाई अपन भोपाली सिखा देते हैं लोग। भाई टेम्परेचर सेमी कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे बढ़ जाता है, बॉन्ड टूटते हैं, चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, एन बढ़ जाता है, एन बढ़ जाता है, रो कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टिविटी कम हुई। तो वो सॉरी मैं भूल गया ना, तो देखना पड़ता है ना। अगर तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा, क्या क्या ये एक दूसरे को कॉम्पनसेट नहीं कर देंगे। फिर भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले तो रेजिस्टिविटी, एक तो ये घटेगी ऊपर से बढ़ेगी, तो पूरा ही तो।
वही एक 1/2 और एक 2 हुआ तो कुल मिला के 1/4 हो गया ना। अच्छा हाँ, तो उल्टा लगा दे। और कैंसिल नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। मेरे को पूरा यहाँ तक ध्यान से देखना पड़ेगा। इंटू पूछ ले तो पता नहीं, ये शायद कैंसिल कर सकते हैं। सिग्मा इंटू रो। और सिग्मा बाय रो पूछ ले तो कभी कैंसिल नहीं करेंगे। और ज्यादा डीप में गए बगैर आंसर दे दिया तो तुम वहां गलत दे दोगे। तुम आगे की ज्यादा सोचते हो, जो थर्ड स्टेप की ज्यादा सोचते हैं ना, जो सेकंड स्टेप की ज्यादा सोचते हैं ना, उनसे थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक होती है। वहीं रहो, आगे मत चलो। जब एक स्टेप आगे चलने की टेंडेंसी रखते हैं जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होते हैं। पर ऊपर वाले ने तो एक जनरेशन को दे दिया तो अगली जनरेशन को तो नहीं देगा वो। इसीलिए वो ऐसा दिमाग करवाता है कि तुम एक स्टेप आगे चलो। बहुत संभल के चलना पड़ेगा। ऊपर वाले का नियम तो यही है कि वो एट कॉन्स्टेंटली 2 जनरेशन तक पैसा देता है, क्वालिफिकेशन देता है। तीसरी जनरेशन पर बेकार निकल जाती है। लगातार बढ़ते ही चली जाए, बढ़ते ही चले जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो अंबानी की साइकिल, अंबानी की क्या बात करूं मैं, साल साइकिल पे तो बेचता था वो। धीरू भाई अंबानी तो फिर क्या किया है धीरू भाई अंबानी ने बेचारा। वापिस वापिस गिर ही गए, अनंत गिर गए। धीरू भाई कहाँ से आया है। बहुत मुश्किल है, प्रकृति के नियम को आपको गलत प्रूव करना है तो आप ज्यादा आगे मत जाओ। थर्ड स्टेप पे मत जाओ। वहीं रुको, फोकस जहां हो। ब्रेन की टेंडेंसी होती है फोकस, मन की टेंडेंसी होती है आगे जाने। ब्रेन अगर एक स्टेप पे होता है ना तो एक्चुअली वो सब भूल चुका होता है। पिछला स्टेप उसका पूरा जीरो होता है। मन पर तुम्हें आगे के स्टेप पे ले जाता है। मन से मत करो पेपर, ब्रेन से करो। और आगे के स्टेप पे मत जाओ, थर्ड स्टेप पे मत जाओ। जो अभी लिख रहे हो पूरा उसी पे रहो। तुम इसको जैसे ही लिखना शुरू कर देते हो ना, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन अगले स्टेप पे चला था। मतलब मन ज्यादा अगले स्टेप पे चलेगा, अगले स्टेप पे नहीं जा। फिर जनरेशन दर जनरेशन दर जनरेशन तुम इम्प्रूव भी कर सकते हो। एक जनरेशन खेती करती है, 4 जनरेशन बाद वापस खेती हो जाती है। तब तक खेत बहुत छोटा हो चुका होता है। इसीलिए तू मेरे को दान कर। या तो चावल दे दे या खेत दे दे। भाई इधर डायनामिक जो वीआई ग्राफ बनता है ना, जो वीआई ग्राफ बनता है इसमें 2 पॉइंट का भी दे देते हैं और उन 2 पॉइंट का आई भी दे देते हैं। और कहते हैं इसका डायनामिक रेजिस्टेंस निकालो। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, V2 - V1 अपॉन I2 - I1 टाइप का। वहां दे दिया डायनामिक रेजिस्टेंस, इसलिए दिमाग खराब हो जाता है। ये डायनामिक क्या होता है भाई। तुम ये देखो डेटा क्या दिया है, नाम पे मत जाओ। ये देखो डेटा क्या दिया, बस। और फाइनली हम कह रहे हैं कि रेक्टिफायर, रेक्टिफायर यानी जो एसी को डीसी में बदले, सही की गलत। ये जो डीसी को एसी में बदले। मैं तो भूल गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, हम यहाँ ट्रांसफार्मर करते हैं। तो यहाँ इधर एसी होता है, डीसी होता है, इसका मतलब जरूरी एसी को डीसी में बदलता है। तो फोन चार्जर इज करेक्ट आंसर। मोबाइल चार्जर, मोबाइल तो डीसी का काम करता है। नहीं तो हम भी एसी की तरह उड़ने लगेंगे। मोबाइल डीसी पे काम करता है तो मोबाइल चार्ज घर में आ रही होती है एसी। तो रेक्टिफायर इसको डीसी में बदलता है। इसमें जब जब डायोड पॉजिटिव, जब जब डिसाइड, और जब डायोड कंडक्ट करता है तो जो इनपुट वोल्टेज होता है वो लोड के अक्रॉस गिरता है। ये लोड बशर्ते या दो रेजिस्टेंस ना हो। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो इनपुट है वही आउटपुट। कभी कभी हो सकता है वो ऐसा डायग्राम बना दे
ये रेजिस्टेंस दिखा दिया चाहे वो। तो ये सवाल बदल दिया हमने, खेल हो गया। अब जब ये इनपुट है ना बाबू जी, जब ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो आगे क्या हो जाएगा, तो करेगा। तो ये डायोड जैसा है, और नेगेटिव में क्या वोल्टेज, अब आउटपुट ऐसा आ जाएगा। पता नहीं मुझे पढ़ाना चाहिए था कि नहीं पढ़ाना चाहिए था, पर आपको ये तो देखना ही चाहिए पेपर में कि आउटपुट इसके अक्रॉस ले रहे हैं कि इसके अक्रॉस ले रहे हैं। अगर इसके अक्रॉस ले रहे हैं तब तो ठीक है, ये तो जीरो रेजिस्टेंस हो गया। और जब ये जीरो रेजिस्टेंस हो गया तो ये सर्किट है, तो जो इनपुट है वो यही तो देगा और कहाँ गिरेगा। अगर जैसा करते थे इसके अक्रॉस वोल्टेज को, इसके आईआर को आउटपुट वोल्टेज कह रहे हैं, अगर इसके आईआर को आउटपुट वोल्टेज कह रहे हैं तो जो इनपुट है वही आउटपुट। और अगर ये डायोड का क्रॉस वोल्टेज बनाने को कह रहा है, डायोड का क्रॉस वोल्टेज को बनाने को वो कह रहा है, तो जब ये कंडक्ट कर रहा है तो सारा वोल्टेज यहाँ गिर रहा है, यहाँ तो जीरो गिर रहा है। और जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा है तो सारा वोल्टेज यहाँ तो नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ गिर रहा है। जब कंडक्ट नहीं कर रहा है तो भी केवीएल तो लगेगा ना। तो जब कंडक्ट नहीं कर रहा होता है तो जो इनपुट होता है वो डायोड के अक्रॉस। मैं इन बातों को लिखवाता हूँ, लिख लो। और एन आइडियल डायोड है एंड ओनली वन रेजिस्टेंस। आइडियल डायोड है और एक ही रेजिस्टेंस सर्किट में। तो इन फॉरवर्ड बायस VD is 0। फॉरवर्ड बायस में VD is 0 and the entire input voltage at an instant, entire voltage, input voltage at an instant is equal to the output voltage across the load resistance। इनपुट वोल्टेज, डायोड का तो रेजिस्टेंस ही 0 है, तो डायोड का तो वोल्टेज गिरेगा ही नहीं। डायोड का तो रेजिस्टेंस ही 0, डायोड का तो वोल्टेज गिरेगा ही नहीं। सिंपली केवीएल लगाओ बस, सिंपली केवीएल लगाओ, तो मुझे डरो मत कि डायोड के सवाल, मोशन मत बनाओ कि डायोड के सवाल नहीं बनते। ये बहुत ज्यादा आसान सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा आसान। सिंपली केवीएल लगाओ और डायोड शॉर्ट सर्किट कर दो। सिंपली डायोड को शॉर्ट सर्किट ही होगा तो यहाँ तो कोई वोल्टेज गिरेगा नहीं। तो डायोड के अक्रॉस तो वोल्टेज 0 है और लोड के अक्रॉस पूरा वोल्टेज गिरेगा। जब इतना तुमने लगाया है तो लोड पे भी इतना ही गिर रहा है, जब तुमने इतना लगा लिया है तो लोड पे भी इतना गिर रहा है। जो इनपुट होगा वो इसी में तो गिरेगा और तो कहीं जाएगा नहीं ना। और जब रिवर्स बायस आ रहा है तो सर्किट में करंट तो नहीं बह पा रहा, सर्किट में करंट तो नहीं बह पा रहा, तो आईआर तो 0 हो गया। अगर लोड का बनाना है तो लोड का पहले तो ये था, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। रिवर्स बायस में जहाँ तो कोई वोल्टेज नहीं गिर रहा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पर रिवर्स बायस में सारा वोल्टेज तो वैसे भी डिप्लीशन लेयर पे गिरता था ना, डायोड पे ही गिरता था ना। तो रिवर्स बायस में भी सारे वोल्टेज यही तो गिरता है, यही तो है पता। रिवर्स बायस में जो इनपुट है वही डायोड के अक्रॉस गिरे, लाइन इनपुट। इन रिवर्स बायस द इनपुट वोल्टेज एट एन इंस्टेंट, the input voltage at an instant is equal to the voltage across diode, is equal to the voltage across diode, ब्रैकेट में across its depletion layer, across its depletion layer। रिवर्स बायस में सारा वोल्टेज डायोड की डिप्लीशन लेयर पे नहीं गिर जाता था। बोलते थे ना 0.7 से 0.9 हो गया, 0.8 बढ़ गया, बढ़ता जा रहा था। वही तो है भाई, तो सीधी सी बात है। सर्किट में दो ही चीजें, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई यहाँ लोड दिखा दे या बस वो दो ग्राम बनाए, तो VR को हमेशा सिर्फ IR से बनाना। अगर ये कंडक्ट कर रहा है, अगर
जगह कंडक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ से पूरी सर्किट में करंट नहीं है तो इसका आएगा आर तो है पर आई नहीं, तो ये जीरो आ गया। और जो यहाँ से गायब हुआ वो यहीं तो मिलेगा। हर इंस्टेंट पे जो इनपुट है वही तो आउटपुट मिलेगा, कहीं तो उतना ही मिलेगा जितना इनपुट, जितना तुम इनपुट दे रहे हो कहीं तो उतना ही आउटपुट होगा। केवीएल बट इसकी सारी साइकिल्स यहाँ तो आप हो जाओगे। ये हमने कभी ढंग से पढ़ाया ही नहीं है, आज पहली बार पढ़ा रहे हैं। इनपुट के बराबर ही होता है जब जहाँ वोल्टेज कर रहा है तो उतना ही है जितना इनपुट है, जब यहाँ वोल्टेज कर रहा है तो ये वैसा ही है जैसा इनपुट, जैसा इनपुट होता है वैसा आउटपुट जहाँ होता। इतनी सिंपल सी बात है। आप ये रेक्टिफायर, आप ये रेक्टिफायर में बाकी वो सब आपको याद जरूर करना चाहिए कि इनकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है और एवरेज वैल्यू कितनी होती है, ये मैं याद दिला दूं कि आप एक फुल वेव, फुल वेव में तो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी तो डबल होती है ना, तो मैं कहीं पढ़ रहा था पल्स फ्रीक्वेंसी। फुल वेव रेक्टिफायर की बोलता पल्स फ्रीक्वेंसी क्या है। अब आपको समझ जाओगे आप, ये नाम ये कुछ भी कहें, एक ऑप्शन 100 हर्ट्ज है तो यही होगा। तो बाकी तो इसकी एवरेज वैल्यू वही होती है और पल्स की आरएमएस वैल्यू वही होती है। और हाफ में ये क्योंकि आईआरएमएस का स्क्वायर आधा होता है। और इस पे तो वो सवाल उल्टे बनने की संभावना है ही कि एक बार दो डायोड थे तो रिपल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी, अब एक डायोड निकाल लिया तो रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। पहले फुल था और बाद में हाफ है, ये पहले हाफ था और बाद में फुल है, ये सब ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है ना, यही मानते हो ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो सकती है पेपर में किसी की, क्या पेपर में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अफेक्ट नहीं होती, होती है ना। क्या करो ऐसा कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड अफेक्ट ना हो। सब होगा, उसके बावजूद भी हमें बोलना है कि ये उल्लू का पट्टा 10 मिनट खा गया, कोई बात नहीं, मैं अपने 170 मिनट खराब नहीं होने दूंगा। कुछ भी घर बार किसी की तरह अपने आप को संभालना है। तीन अगर आप गहरी सांस में लोगे और उस समय फील करोगे कि यहाँ से व्हाइट रेस निकल रही है पूरी ब्रेन को एनगल्फ करती है, डीप इमेजिन करो, गहरी सांस और डीप इमेजिन, ये अंदर से ब्रेन के अंदर से इन्होंने कवर कर लिया है इनको, तो तुम पिछला पूरा जल्दी से भूल जाओ। पिछला भुलाना पड़ेगा, पिछला नहीं भुला पाएंगे जो अपने साथ हुए अत्याचार को, वे कभी शासन में नहीं आ पाए। मैंने भी इमरजेंसी देखी थी कन्नड़ में। तो आपको पिछला भुलाना होगा तो आप वापस जिंदा होगे। तो जब आपको पेपर में 3 4 बार तो ऐसा करना ही चाहिए, कोई भी नहीं कर पाता है, पर प्लीज ट्राई करना कि सिर्फ 30 सेकंड के लिए जोर से आंख बंद करना और सिर्फ फोकस करना। ब्रेन सांस गहरी ले रहे हो कि हल्की ले रहे हो इससे ज्यादा मतलब नहीं है। इमेजिन करना कि ब्रेन के अंदर सब सब बढ़िया, अच्छा बढ़िया माल बढ़िया निकल रहा है। तुम लोग तो हार्मोन्स का नाम भी जानते हो ना, बॉडी से ही निकल रहा है, इलॉन मस्क निकल रहा है यार। 2 3 बार ये जो जो साइकिल है ना डर की से ब्रेक करना, तो शायद प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़े। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 3 दिन अच्छे से तगड़ा रेस्ट करके जाना, 2 3 दिन बेहतरीन रेस्ट करके जाना, एक आध दिन अभी बीच में भी रेस्ट कर सकते हो, देखना एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगले दिन।
इमेजिन भी नहीं कर सकते ना अभी रेस्ट करना। आधा दिन तो रेस्ट करके देखना कि ऐसी की तैसी अब सोएंगे आज लंबा। घर वालों को बाहर भेज दो, जाओ तुम मंदिर जाओ। बोले तुम हमारे लिए प्रे नहीं करोगे क्या, जाओ मंदिर जाओ, एक दिन वहीं रहो। और उस दिन तान के सो जाओ बेहतरीन। अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है, अगर एनर्जी बढ़ानी है और ये डर की साइकिल ब्रेक करनी है, तो एक बार छोटा सा एक्सपेरिमेंट तो करके देखो। भाई ये जो इससे रेक्टिफायर का सवाल सवाल 2015 में आया था कि ये इसकी ऐसा भी बन सकता था, ऐसा पता नहीं ये ऐसा बन सकता था, पता नहीं ये ऐसा बन सकता था। ऐसे ही तो था। ये 0 था और ये 10 तक है। पता नहीं क्या था, मुझे ये है तो। हाँ 0 से 10 था। 0 से 10 था। फिर अब मैंने इसका आउटपुट बनाई है। तो जब जब तो ये जब यहाँ तक तो 0 है ना, 5 तक तो 0 से 5 तक कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा। तो जब तक कंडक्ट करेगा, मतलब इसकी जो ये 5 वोल्ट वाली साइकिल है, ऐसा है। ये 0 से 5 तक ही जाएगा। ये 0 से 10 था, पर 0 से ये -4 है ना यहाँ पर, या -1 है या -4 है। जब तक ये नेगेटिव है तब तक कंडक्ट नहीं करता। एसी तो ऐसा होता है, ऐसा साइकिल बनाने की एनर्जी ऐसी साइकिल बना के देनी थी, ऐसी साइकिल बना के देनी थी। तो हम कह देते तो हम कहते थे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। उन्होंने इस नेगेटिव को भी इसके साथ ही मिला दिया। शायद हमारे नहीं पहचान पाते। वर्ग ने गलत किया था। 2015 में सवाल आया था, हालांकि फॉर्चुनेटली वो नीट कैंसिल हो गया था। ये 2007 के ट्रिपल ई का सवाल है, और जब मैंने क्लास में कराया, उस साल मैंने क्लास में कराया। क्लास का सवाल भी भारत जैसे स्टूडेंट्स के एग्जाम में गलत हुआ। भाई जब तक ये नेगेटिव है तब तक आउटपुट में मिलेगा ही है, कुछ नहीं मिलेगा। जब पॉजिटिव है ये, तो जो यहाँ जितना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ मिलेगा। इतना ध्यान रखना है। डायोड के सवाल बड़े आसान होते हैं, इनमें कुछ है ही। डायोड के सवाल बहुत ज्यादा आसान होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लेंदी तो नहीं है ना ये। डिजिट से तो घुमाता नहीं बोलना पड़ रहा ना। साला 9 into 7 भी कहाँ बनता है हमसे पेपर में। 9 into 7 15। नहीं 16, सॉरी। अच्छा 63। ये तो तुम्हें सही आएगा, तृप्ति मैडम जो पढ़ाई है। अब भाई हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें भाई एक होता है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। यहाँ टैपिंग ले आते हैं बीच में से। ये +5 है तो ये 0 होता है, और ये -5 होता है। और ये कंडक्ट करता है। ध्यान रखना कि ये वाला वोल्टेज लेना बस, आधी साइकिल का वोल्टेज ही काम आ रहा है। अगर इधर वाइंडिंग पे 210 220 वोल्ट गिरा है ना, तो 220 में से 110 ही यहाँ मिलेगा तो पीक वैल्यू। ये नया सवाल इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। अगर यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और यहाँ 220 हो गया है सपोज, तो इस सर्किट में तो 110 ही आ रहा है ना काम। देख लेना जरा, ना कभी आया है ना कभी आएगा। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कम होती है। और आउटपुट वोल्टेजेस वगैरह तो मैंने बता दिया, Vm/2। आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर की Vm/2। इधर Vm/√2 होती थी फुल वेव रेक्टिफायर में, तो आरएमएस उसमें और कम आती है।
और इनका ये पूछ सकते हैं फॉर्म फैक्टर बताइए। फॉर्म फैक्टर आपको पता है किसके कैसे कहते हैं? किसी सब्जेक्ट पढ़ाते समय मैंने शायद नहीं पढ़ाई, आरएमएस अपॉन एवरेज, इसको फॉर्म फैक्टर कहते हैं। आप आरएमएस वैल्यू है और एवरेज वैल्यू, एक एक नया सवाल बन गया। इस नाम से भले ही ना पूछे, अगर वो ये भी पूछ ले तो भी आप हिल तो थोड़ा सा जाएंगे। आप जहां कुछ नया देखेंगे वहां आप घबराएंगे। जैसे ही आप कुछ नया देखेंगे वहां पहला थॉट आपको यही आएगा कि साले कमीने ने पढ़ाई नहीं। वो दो बड़े जल्दी दो भर के दिल भर के दो, और उसके बाद में फोकस करो कि कुछ हो सकता है कि यार इसका, लेकिन ऑप्शन से हिंट मिलेगा। इनमें भी रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट वाले सवालों पे हमें ध्यान देना है। पहले तो 10-15 सवाल जो बना सकते हैं बना लिए, फिर देखना है रीअरेंजमेंट वाले सब। हिंदी सवाल एक दो तीन भी गलत हिंदी सवाल सिलेक्ट हो गए ना, कब एकदम 100 नंबर आ जाएंगे पता नहीं लगेगा। अच्छे खासे 140 आ रहे थे पर 3-4 सवाल तुमने गलत सिलेक्ट कर लिए, सीधे 100 पे आके गिरोगे। धोखेबाज सवाल कौन है? जिनके तुम्हें स्टेप्स आते हैं और जो थोड़े लेंदी जाते हैं, और ये कभी +1 नहीं होता है, इनमें हमेशा -1 होता है, और ये पूरा मोमेंटम बिगाड़ जाते हैं। अच्छे खासे 140 आ रहे थे, 3-4 गलत सवाल दे दूंगा उसमें, सिर्फ 3-4 गलत गंदे सवाल दे, तुम बड़े आराम से 100 पे गिर जाओ। तो 4-5 सवाल तो तुम छोड़ ही सकते हो, रूल बनाओ कम से कम, रूल बना लो। कम से कम 10 सवाल छोड़ोगे चाहे जितना भी आसान पेपर आए, फिर भले ही लास्ट के 5-7 मिनट में उनका कुछ कर लेना, पर पहले तो पूरी शिद्दत से मानो कि 4 सवाल तो एटलीस्ट छोड़ूंगा ही मैं। चार छोड़ते ही कभी कभी पेपर एकदम सिंपल रहता है। नहीं छोड़ पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। हम किसी सवाल से अपना अटैचमेंट, हमें जैसे ही सवाल लगता है नहीं बन रहा, हमें लगता है कि बाप रे हो गया, बेकार हो गया सब, हम पूरा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। 3-4 सवाल तो खराब आएंगे कि नहीं आएंगे। टारगेट अगर तुमने अपना 180 सेट करके रखा है फिजिक्स में, तो तुम तो बड़ा कोई गधा नहीं। 130-140 बस इतना मान के चलो। 130-140 बस अपर लिमिट, अगर बहुत अच्छे आते हैं ऑलरेडी तो। प्रैक्टिकली सही बताऊं तो 120, इसके ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है। नोट करो, कुछ क्वेश्चन को देख के तो बोलो अच्छा मजेदार क्वेश्चन है ये तो अनुराग से नहीं बनेगा, और हंसो, हा 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 हा, खुश हो जाओ। ऐसा ना हो कि अंदर से पूरी सांस ही रुक जाए। सांस ही नहीं आती ना, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई ईमानदारी से हाथ खड़ा करने की हिम्मत रखता है। जिया ने हाथ खड़ा किया, सारा ने हाथ खड़ा किया, तनीषा ने हाथ खड़ा किया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। और जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर हो चुके हैं, हाथ खड़ा करो, अच्छे से हाथ खड़ा करो, अच्छे से हाथ खड़ा करो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। तेरा और पत्थर हो जाओ, तू तो पैदाइशी पत्थर है। तेरे को तो मुझे लग रहा था कि यार बड़े आराम से कर लेगी तू तो ये काम। तू पत्थर नहीं हो पा रही है, इसीलिए तो इतना कचरा कर रही है पेपर में। सब अटेम्प्ट कर रहे हैं, सारे ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप टेम्परामेंट में चेंज लाने के लिए थोड़ी कोशिश करिए, दिन में तो 2-4-5 बार तो बोलिए कि यार अब मैं नहीं डरूंगी, अब जो होगा तो होगा यार, देखा जाएगा क्या होगा। हम एजुकेशन लोन ले लेंगे और हम प्राइवेट में चले जाएंगे। कुछ भी कह के जिससे आप अपने आप को समझा सकते हैं, जिससे आप अपने आप को समझा सकते हैं। कोई तो तरीका होगा जिससे आप अपने टेंशन कम कर सकते होगे।
या तो इतना बिजी कर लीजिए, इतना बिजी कर लीजिए, इतना बिजी कर लीजिए कि कोई थॉट ना आए। और पेपर में भी मेन चीज है, पेपर के दरमियान यहाँ तो सब ठीक है, मेन चीज है पेपर के दरमियान आपको डरना नहीं है कुछ क्वेश्चन ना बने तो। ऐसा टारगेट नहीं रखना है कि मुझे तो अपने बस घर के पड़ोस में एम्स में ही जाना है, ये दिक्कत दे जाएगा। आपको दिखेगा अरे ये सड़क गई, ये शहर गई, ये देश गया, एक एक सवाल जाता जाएगा। अरे बांग्लादेश चले जाओगे, सस्ता सस्ती मेडिकल होती है वहां पे, और जिद के सारे दोस्त वहीं जाते हैं। भाई फिर हम रेक्टिफायर के बाद लगाते हैं फिल्टर। रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है ना, उसमें होते हैं रिपल्स, फिर फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का काम होता है एसी को छान देता है, रिपल्स को छान देता है, ये प्योर डीसी कर देता है। जो अनरेगुलेटेड इनपुट को प्योर डीसी में बदले, फ्लक्चुएशंस खत्म करे, वो वोल्टेज रेगुलेटर होता है। फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर बड़े बारीक डिफरेंस होता है इनमें। वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड होता है, वो अनरेगुलेटेड डीसी को ऐसा लिख लो एक मिनट, अजीना डायोड, अजीना डायोड acts as voltage regulator. It converts unregulated DC to pure DC, unregulated DC to pure DC of constant voltage। बड़ा बारीक डिफरेंस होता है इनमें, अनरेगुलेटेड डीसी ऑफ टू प्योर डीसी, कांस्टेंट वोल्टेज, ये वोल्टेज रेगुलेटर। और एक होता है फिल्टर, इट कन्वर्ट्स, चलो एसी टू डीसी ही लिख लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग डीसी टू प्योर डीसी ऐसा कर सकते हैं। अनरेगुलेटेड वर्ड अलग है, फ्लक्चुएटिंग वर्ड अलग। इनमें क्या डिफरेंस है मुझे नहीं मालूम, रट लेना बस, पूछना मत मुझसे। ऐसे कोई तुमसे पूछेगा नहीं, और तुम खुद कंफ्यूज मत हो जा, तुम ओवर थिंक मत कर ले। तो भाई जो फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदले, जो रिपल्स को खत्म कर दे, वो फिल्टर। और फिल्टर में बहुत ज्यादा ध्यान रखना, कैपेसिटर वाला फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर की जो आउट, एक तो टी इज आर सी, इसमें टाइम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। या तो आर ज्यादा हो या सी ज्यादा हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने की पूरी संभावना है। इसमें हो सकता है वो फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू, फिल्टर के नाम फिल्टर का सवाल है, और एक एल और एक सी दे दिया, तो तुम ओमेगा को 1/√LC डालोगे और क्या। तुमने जैसा एग्जैक्ट पढ़ा है तुम वैसा ही एग्जैक्ट सवाल आने की उम्मीद करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। तुमको देखना भाई क्या दिया है और क्या निकालना है, और उससे जो फॉर्मूला लगा सकते हो लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो आउटपुट होता है फिल्टर पे, तो मतलब कैपेसिटर फिल्टर में आउटपुट ऐसा टाइप का होता है कि पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ फिल्टर। अगर आरएमएस वोल्टेज 220 है, आरएमएस 220 है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो 220√2 मिलेगा। नंबर वन, आरसी ज्यादा होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए, या तो आर ज्यादा हो या सी ज्यादा हो। दूसरे, इनपुट की आरएमएस 220 है, तो आउटपुट की वैल्यू 220 × √2 होगी। इनमें से तो कुछ ना कुछ आना है। फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नंबर वन, फोटो डायोड। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें नाम आ रहा है डायोड, तो हाँ ये डायोड तो है। तो खैर यहाँ मैं जितने भी पढ़ रहा हूँ सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल से तो बनते ही हैं। या सोलर सेल भी पढ़े, सोलर सेल भी बनता तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही, तभी तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। फोटो डायोड में पता नहीं लाइट आती है शायद, लाइट, हाँ हाँ, सिर्फ जीना डायोड रिवर्स बायस होता है, सिर्फ जीना डायोड रिवर्स बायस होता है, और सिर्फ एलईडी फॉरवर्ड बायस, एलईडी फॉरवर्ड बायस होता है, सोलर सेल अनबायस होता है। सन को हम क्या बायस दिखाएं, सोलर सेल अनबायस होता है, सेल है वो, सेल, डायोड नहीं। जो डायोड है उसको बायस करते हैं, सेल तो वोल्टेज पैदा करता है, नाम से क्लियर है। तो सोलर सेल मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि एक तो वो डायोड नहीं है, हाँ है सेमीकंडक्टर का, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो तो सेमीकंडक्टर।
पर वो सेल है जो वो बिजली पैदा कर रहा है, तो जरूर वो सन की लाइट को बिजली में कन्वर्ट करता है, और वो बायस होता ही नहीं। सोलर सेल सबसे आसान है, और सिर्फ एक एलईडी फॉरवर्ड बायस होता है। ये लाइट एमिट करता है, सोलर सेल का उल्टा है, ये लाइट एमिट करता है। और जीरा डायोड भी रिवर्स बायस है, तो फोटो डायोड भी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। फोटो डायोड का सर्किट वैसे ही बनता है जैसे फोटो सेल का। इंटेंसिटी इंटेंसिटी की बातें वैसी आती है। ये अलग बात है कि यहाँ पे ये सब रिवर्स बायस नहीं है, इसलिए पूरा ग्राफ यही लगता है। तो ये ग्राफ ऐसे ही है ना जैसे फोटो सेल का था। फोटो सेल में यहाँ सेचुरेशन दिखाते थे, फोटो सेल में यहाँ सेचुरेशन दिखाते थे, फोटो डायोड में यहाँ सेचुरेशन दिखा रहे हैं। सोलर सेल ये जो होता है E24 दोनों में ये आया। बस साले ने क्वाड्रेंट घुमा दिया उठा के। सवाल यही था, जो 23 नीट था, जो रीड था उसमें यही सवाल था, पर उन्होंने उसको घुमा के मेन में ही आ चुका था एक बार, मेन नीट में। तो री नीट में भी ये तो देना ही था, थोड़ा सा चेंज करना था। तो ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का कॉलम में यही आएगा, पका पकाया सवाल है। और इसमें कैलकुलेशन नहीं है, जिसमें कैलकुलेशन नहीं है वही साथ देगा, और थियोरी भी साथ नहीं देगी। असर्शन रीजन में तो डर बना ही रहेगा, स्टेटमेंट वाले में भी थोड़ा बहुत तो डर बना ही रहता है। जीना डायोड जरूर, मैं एक बात आपको बढ़िया शानदार बता देता हूँ, जीना डायोड में ये ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ये रिवर्स बायस है। जीना डायोड से कॉमन बायस की हो सके हैं, जिसमें आग हट नहीं जाएगा, बढ़िया आराम से कंडक्ट करेगा, पर ब्रेकडाउन रीजन में नहीं जाएगा। तो इसको अगर यहाँ 12 वोल्ट है और ये सपोज 8 वोल्ट है, इसके अक्रॉस होते हैं, सॉरी डायग्राम में इसके अक्रॉस होते हैं, नॉर्मली नहीं बनता है, शायद कुछ नया भी बना सकते हैं। तो भाई यहाँ 8 वोल्ट होगा तो यहाँ भी 8 वोल्ट होगा। अभी इसका रेजिस्टेंस भी पता है, इसका वोल्टेज भी पता है, तो यहाँ पे करंट पता है, यहाँ पे करंट पता है, और यहाँ 12 में से 8 यहाँ मिल गया तो 4 यहाँ पे का करंट पता है, ये सीरीज का है, और ये सीरीज रेजिस्टेंस है। और तुमको इसका वोल्टेज भी शायद पता है। अब 12 में से यहाँ, तो यहाँ 4 वोल्ट गिर रहा है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसका करंट पता है, इसका करंट पता है, माइनस ये इक्वल टू यहाँ का करंट, कुछ ऐसा जो भी है। पहले स्टेप में ये कहना कि इन दोनों के वोल्टेज बराबर, फिर इसका आई निकाल लेना। अगले स्टेप में कहना इसका वोल्टेज चलो ये माइनस ये, ऐसा मेरे साथ नोट्स में लिखा है। पहले स्टेप में ये और ये वोल्टेज बराबर, इसका आई तो इसका भी बाई इसका आर। फिर अगले स्टेप में कहना इसका भी तो इसका भी माइनस इसका भी। बात खत्म। इसका आई निकल आएगा, तो मैं केसीएल लगा देना, दो आई पता है, एक निकल ही आएगा जो भी निकल। एनसीईआरटी की थियोरी में इन्होंने एक जगह कहा हुआ है कि हम लोग सीनर करंट लोड करंट से, पता नहीं उल्टा ही है शायद, थोड़ी क्या कहा है पता नहीं, शॉर्ट एग्जाम्पल कोर्स है, तेज करंट नहीं याद है मुझे, वो देते हैं। तो नॉर्मली एक सवाल आते हैं इससे, है ना। और वो जो डिप्लीशन वाली बात थी वो ही अक्सर सेम रहता है, सवाल आ सकता है। बोले एक सीना डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसमें डिप्लीशन लेयर की वेट इतनी है, दूसरे जीना डायोड में ब्रेकडाउन डिप्लीशन लेयर इतनी है, उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा। और वो जीनर के नाम से ही सवाल तुमसे बनेगा थोड़ी ना। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा, डरोगे, तुम्हें लगेगा नया पेपर पूरा नया। मेरा पेपर तुम्हें नया दिख रहा है कि नहीं, और डिस्कशन के बाद ओके ओके भी लगता है ना। यही तो होता है फाइनल पेपर में, मैंने पहली बार जिंदगी में थोड़े ढंग के पेपर बने, इसीलिए टफ बने, क्योंकि मेरा मकसद था नए सवाल बना। डिस्कशन के बाद तो सब पहचाने हुए लगते ही। और फाइनली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स से तो ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं।
10-15 सवाल इसमें अगर आप कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे को नहीं पता मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। तो आज ही गेट में एक भी इनपुट है, बातें में बनेगी। और ये टू इनपुट के साथ इनपुट फोर इनपुट भी बना सकते हैं इनका आने के लिए। एक भी हाई हुई तो आउटपुट हाई। वो बोलेंगे सर ये जीरो है, ये जीरो है, बताओ आउटपुट क्या है। ये देख के ही घबरा जाएंगे ना हम लोग पेपर में तो, कि हमने तो जिंदगी में कभी देखे ही नहीं इतने सारे दांत। हमें घबराने में टाइम ही कितना लगता है, बिना देखे ही घबरा जाते हैं सवाल। तैयारी बैठे रहते हैं घबराने के लिए। जो लड़ाकू किस्म की पर्सनैलिटी है, ये लोग नहीं घबराएं और उन्हें बेनिफिट मिलेगा। और जो डरपोक है पैदाइशी, उनको थोड़ा नुकसान तो होता है। चाहे आप पैदाइशी डरपोक हो, चाहे आप हालातों की वजह से डरपोक हो गए हो। अगर जो डर गया सो मर गया। सिंपल सी बात। जो होगा होगा यार, देखेंगे अब और क्या ही करनी। डरना तो नहीं है कम से कम बस। बहुत ज्यादा चक्करों में भी मत पड़ो कि ये एनालाइज कर रहे हैं वो एनालाइज कर रहे हैं। एनालिसिस में टाइम कम लगाओ, प्लानिंग में टाइम कम लगाओ, केवल एग्जीक्यूशन, केवल मेहनत। जो सामने आ जाए उसे पढ़ डालो। कोई प्लानिंग लेने के चक्कर में मत पड़ो। घूम फिर के गिले दे के सब फाइनली सब पढ़ लो। स्पीड यही हो, कंसंट्रेशन यही हो, एग्रेशन यही हो। और थोड़ा सा मन अच्छा करने की कोशिश करें। एक बार बोले तो पढ़ने के पहले कि मैं 10 मिनट अपना मन अच्छा रखूं, फिर जो होगा देखें। हर बार पढ़ने के पहले ये बोले कि मैं 10-15 मिनट तो कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा पॉजिटिव रहूं अंदर से, डरो नहीं। सीखना भाई है। सोल्यूशन तो फाइनली हर चीज की निकल ही आती है। कि ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, सोल्यूशन फाइनली हर चीज की निकल ही आती है। भाई इसी तरह से एंड गेट है, एंड गेट में डी बनाते हैं ये लोग। डी गेट से तो ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, इससे परेशान मत हो जाना। ये नहीं नहीं साहब ये ऐसा ही होना चाहिए। ये इतने परफेक्शनिस्ट है ना, वही मरते हैं। उन्हीं का जीवन कला बन जाता है। रोड भी परफेक्शनिस्ट है, नहीं सर ये ऐसा कैसे बन गया। पेपर में जो आ गया सो आ गया यार। इतना भी अकड़ता है ना हमें इसको कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए। पेपर में किससे लड़ोगे, वहां तो काम चलाना सीखो कि अब तो आगे बढ़े। ये ऐसा तो डेफिनेटली नहीं है ना। बात खत्म हो गई। ये एंड गेट ही है। एंड गेट ये है कि भैया दो भाई में से एक ही लोग हुआ तो तुम गए। एक भी लोग हुआ, सब सब भाई होने चाहिए तो ही आउटपुट आएगी। चाहे चार इनपुट। इसको चलो वेव फॉर्म से बनाते हैं। ये सब ये सब इनपुट और उससे कि ये साढ़े सात सी दे तो उतने में भी परेशान हो जाओ। ये है और सी है, बीट यही है। तुमको ये और भी पढ़ाया जाए। मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। जरा सा भी इधर 19-20 कर दें तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये आज से बोलेंगे पी is equal to यूटी प्लस आर इस पे पी डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा टाइम तो लगता है अपने आप को सेटल करने। इनका केवल काम है स्थिति को बदल के देना, क्योंकि स्थिति बीमारी का भी प्रेजेंटेशन सेम नहीं रहने वाला है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, बीमारियों का भी प्रेजेंटेशन बदलता है। बाकी सुना, इस तरह एंड गेट की आउटपुट बनाओ। तो देखो ये इसका आउटपुट कैसा बनेगा। पहली ये लो है तो चढ़ाई है, तो आउटपुट यहाँ तक लो।
फिर ये भी हाई, ये भी हाई, तो हाई। ऐसे क्रिस्टल, अब ऐसे तो मैं तीन भी बना सकता हूँ बड़े आराम से। जब तीनों हाई होगी तो ही आउटपुट हाई होगा। ये तो और आसान है बनाना, कि नहीं है? अगर मैं तीन वेव फॉर्म दिखा दूं, या चलो डी की चल ना, डी भी दे दिया, बी सी दे दिया, और अब ये तीन दे दिया, एच सी दे दी, और एच सी दे दी। ये, अब ये पहले लो है, ये हाई है, लो हाई और हाई। तो एक भी लो है तो गया, यहाँ ये लो है तो गया, और यहाँ ये लो है तो गया। यही आउटपुट आएगा। पूरा पूरा थोड़ी देखना है, एक भी लो है तो लो, एक भी लो है तो लो। ये वेव वाले सवाल आने की संभावना है। अब इसमें आ ही गया। सबसे बढ़िया पेपर है 21 का। सबसे बढ़िया पेपर है 21 का, करीब 20 अप्रैल के आसपास तो नीट 21 एक बार फिर देते हैं। पूरा का पूरा पेपर 20 अप्रैल के आसपास, और उसके बाद फिर तुम फिर फिजिक्स से तो कम से कम नाता तोड़ ले। ज्यादा फिजिक्स नहीं पढ़नी उसके बाद मेरे ख्याल से तो। सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाओ। भाई सवाल जो पहले से बन जाते हैं वो 15 दिन में भूल नहीं जाओगे। सबसे ज्यादा रिटेंटिविटी अगर किसी सब्जेक्ट की है तो फिजिक्स की है। तो फॉर्मूले याद, या सिलेक्टेड न्यूमेरिकल से याद हो, सारे न्यूमेरिकल के चक्कर में मत पड़ना। सारी थियोरी के चक्कर में मत पड़ना, जो करना है 20 अप्रैल के पहले कर लो। 20 अप्रैल के बाद ज्यादा फिजिक्स मत पढ़ना। वो पोर्शन बायो के और केमिस्ट्री के जो जल्दी जल्दी भूल जाते हो वो पढ़ना। कुछ भी करके 20 अप्रैल के बियॉन्ड फिजिक्स ना जाए। नीट 21 को 20 अप्रैल को, और कहानी खत्म। पढ़ना है उसके बाद फिजिक्स, पर सिर्फ शॉर्ट नोट्स। और ये भी पता है कि फिजिक्स का कुछ भी कर लो मार्क्स तो आने नहीं है, तो बाद में और फिजिक्स क्यों पढ़ो? एक्सेस कर लो इस बात को। ऐसे ही फिर एक नॉट गेट होता है, ये नॉट गेट होता है, और प्लस नॉट नॉर हो जाता है, प्लस बैंड हो जाता है। तो नेट में तो मुझे मालूम है, मतलब ये ए प्लस भी और होता है, ये नॉर होता है, ये होता है, ये, और ए का इन्वर्सन ये नॉट होता है। बस बेसिकली इतने जोर वार गेट्स पर पढ़ लेना। एक्स और एक्स नॉर, ये सारे गेट कहीं ऑप्शन में भी दिख जाए तो उन्हें इग्नोर करना कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पढ़ा ही नहीं है, तो देने का हक ही नहीं है। बढ़िया, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। पूरे सिलेबस में पीसीबी में जो आपको नहीं पढ़ाया है वो अगर एक ऑप्शन में है, मतलब ये तो बाहर हो गया। इसके अलावा सोचो। जो तुम्हें नहीं पढ़ाया गया है उसको देख के तुम एकदम सूंघ जाता है सांप तुम्हें। पूरे विश्वास से मानो कि ये पढ़ना ही है ना सिलेबस, और एक ऑप्शन है ना, मतलब इसे डराने के लिए दिया गया है। भाई इसके बाद बड़ी सुंदर बात है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो जसकीरत बहुत शिकायत करता है। भाई जसकीरत सुन लो। देखो, अगर पहली बात तो ये है कि अगर ये गेट, सॉरी, अगर ये सपोज ये नैंड है, इसकी दोनों इनपुट शॉर्ट कर दी, तो ये नॉट बन जाता है। देखो ट्रुथ टेबल से बना के देखो। ये ए, ये ये और ये अच्छा, मतलब बराबर शॉर्ट कर दी, मतलब दोनों सही नहीं। ठीक है। अब ये net, अब देखो, अब या तो दोनों जीरो है या तो दोनों वन है। तो एक्स का तो यह है, और इसको इन्वर्जन कर दिया तो यह, तो नॉट गेट बन गया, जीरो का वन हो गया, वन का जीरो हो गया। अगर नैंड की या नॉर की दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें, ये नॉट बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं। when both the inputs of NAND oblique NOR are same, ये दोनों ही बन जाते हैं नॉट के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये दोनों ही बन जाते हैं नॉट के। तो अगर मैं इसको पूरा करा नहीं रहा तुमने, इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं।
सही कहते हैं, सही कहते हैं, नैंड और नॉर। मैंने अपनी पूरी कॉलेज लाइफ, मतलब फाइनल ईयर पूरी, जैसा फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, 5 साल की हमारे टाइम इंजीनियरिंग होती थी, सिर्फ गेट्स के साथ ही बिताई है। सोते जागते, फिर उससे भी ये गेट्स पूछते थे। और बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया मैं, बहुत 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 एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया है पूरी इंजीनियरिंग में। सिर्फ मुझे इन्हीं में मजा आता था। तो उड़ीसा में गेट्स को बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। नैंड और नॉर से, मतलब मार्केट में अगर आप नॉट खरीदने जाओगे ना तो नहीं मिलेगा, एंड खरीदने जाओगे तो नहीं मिलेगा। वो कहते हैं भाई सब नॉट नैंड है तो इनसे बना लेना जो बनाना। नैंड से या नॉर से मैं सारे गेट बना सकता हूँ, इसलिए उनको बोलते हैं हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अगर एक बार और वर्जन कर दिया, अगर एक बार और एक वर्जन कर दिया, तो नैंड प्लस नॉट इज इक्वल टू एंड। ये भी नैंड है, नहीं अच्छा ये पूरा नैंड है, ये नैंड है, और ये हो जाएगा। तो नैंड प्लस नॉट इज इक्वल टू एंड, एंड बन। ये नैंड है और ये नॉट है, और इनमें तो बेस्ट है कि आप बना लीजिए हर बार ट्रुथ टेबल, कुछ मत याद करिए, हर बार ट्रुथ टेबल बना लीजिए, है ना। टाइम बचेगा तो मैं कुछ ग्रेविटेशन वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह रिवाइज करा दूंगा, इसलिए जरा अलर्ट ही बैठे रहो, जल्दी से फिनिश करने वाला हूँ। और बस ऐसे ही, मेन तो ये तुम रटो कि अगर ये नॉर और ये नाइन है और ये भी नहीं, एंड बोथ आर ड्राइविंग ऑन, पर ट्रुथ टेबल तो नहीं बना। नैंड इज नैंड, नैंड प्लस नैंड, टू नैंड्स आर ड्राइविंग द नैंड, फ्रेंड्स आर ड्राइविंग द नैंड, अब फैमिली चेंज हो जाएगी और बन जाएगा। एंड तो यही बन गया था। नैंड से एंड बनाने के लिए तो टोटल दो ही गेट चाहिए। नैंड से नॉर बनाने के लिए, सॉरी नैंड से और बनाने के लिए, नैंड से नैंड से नॉर बनाने के लिए एक गेट चाहिए। ऐसा बोल सकता है, नैंड से नॉर के लिए कितने चाहिए? एक गेट। नैंड से बनाने के लिए दो गेट, और नैंड से और बनाने के लिए कितने? तीन। ये नया सवाल हो गया, ये नया सवाल हो गया। आएगा तो सवाल केवल वही जो तुमसे बनने लायक होगा, पर देख के तुम्हें पता नहीं लगेगा शुरू में कि बनने लायक है। वो ये पूछेगा मैथ का कॉलम में, डिस्कशन के बाद चीजें एकदम से सरल लगने लगती है। ये अगर वो ऐसा उसके एक पे लॉजिक गेट पे एक आध सवाल तो आना ही है, और मेरे ख्याल से आपको जरूर लॉजिक गेट करना चाहिए। अभी तक भी अगर आपने नहीं किया है तो ठीक है, ना करें, आपकी मर्जी है, रिस्क ले सकते हैं। चांसेस तो है कि आएगा, पर ठीक है, हमें सारे तो करने ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नया सवाल मैं बना देता हूँ। ये है, अरे, ठीक है, दे देता हूँ। ये चलो बस, मैं कह रहा हूँ, अ, इसका ट्रुथ टेबल बनाइए। तो पूरा ट्रुथ टेबल नहीं देता सर, तो बोलता हूँ ये जीरो है तो बना है, जीरो है, अब कहता हूँ आउटपुट बताओ। ऐसा कोई सवाल आने की बड़ी प्यारी संभावना है, जरूर अच्छे से कर लीजिए। भाई तो जीरो का वन हो जाएगा। और गलती से अच्छा सवाल बन गया मुझसे, मैंने एंड गेट की दोनों इनपुट शॉर्ट कर दी, तो जीरो जीरो का जीरो। फिर यहाँ पे अभी जीरो आएगा। ये अपर लिमिट है लॉजिक गेट्स के सवालों की, थोड़े लेंदी हो सकते हैं बस। लॉजिक गेट के सवाल तो पक्का बनेंगे। यार अभी तक भी आपने नहीं किया तो आप नया कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए।
मैं हर साल ये डायलॉग मारता हूँ कि लॉजिक गेट के सवाल आपसे पक्का बनेंगे, पर भरत कुलतांबेकर का 2015 में 12 बोर्ड में भी लॉजिक गेट का सवाल गलत गया, और नीट में भी 2015 में लॉजिक गेट का सवाल गलत। और मैं तब तब भी मैं गारंटी लेता था कि लॉजिक गेट की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये तो बने। कुछ भी होता है, नो गारंटी इन दिस वर्ल्ड, कोई गारंटी किसी चीज की नहीं। वेल गाइस, आई थिंक मैं इस तरह से ये डिस्कशन समाप्त करता हूँ और मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।